क्या बिना नॉलेज या बहुत कम नॉलेज के साथ आप एसएससी के एग्ज़ाम में क्या आंसर्स को गेस कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ? ये पॉसिबल है अगर आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स के बारे में पता है। ये सारी वो ट्रिक्स है जो सारे के सारे टॉपर्स, कोई भी ऐसा टॉपर नहीं है जिससे अगर आप पूछोगे कि अगर आपने एसएससी में अच्छे नंबर लाए हैं तो क्या आपने इस ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है, उनका जवाब हमेशा हाँ में रहेगा। तो ये सारी ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। बस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लेकर के जाओगे। डिस्क्लेमर थोड़ा दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले ट्रिक से। यहाँ पे इस ट्रिक को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत यूजफुल ट्रिक है। बोल क्या रहा है कि अगर आप डेटा देखोगे, नंबर्स देखोगे, बेसिकली अगर आप नंबर्स को देखोगे ना किसी क्वेश्चन में, तो इसे आप गलत मानने के चांसेस ज़्यादा है। यानी ये नंबर्स, अगर डेटा कुछ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, किसी ऑप्शन में, किसी स्टेटमेंट में, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये नंबर्स गलत हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बोल रहा है। सीजीएल में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था, तो वहां से मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है। तो बिग कैट अलायंस के बारे में अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ने का स्टार्ट करो। क्या बोल रहा है, इंडिया हैज टेकन द इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश दिस अलायंस। मुझे क्या पता, हो भी सकता है लिया हो भी सकता है नहीं भी लिया हो, ये जनरल टाइप का स्टेटमेंट है, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द अलायंस वर्क्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 6 बिग कैट स्पीशीज, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 6, इस नंबर के साथ ये खेल सकता है। आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एग्जामिनर की साइकोलॉजी से देखो कि अगर वो क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, उसके लिए इस 6 को, मान लो ये 7 था, मान लो 8 था, मुझे नहीं पता, मान लो 5 था, मान लो 4 था, कोई भी नंबर हो सकता था, वो इसे फ्लिप कर देगा। उसके लिए बहुत आसान है इस ऑप्शन को, इस स्टेटमेंट को चेंज करना, तो मैं इसे गलत मानूंगा, ठीक। और अगला स्टेटमेंट पढ़ो, वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स इज टू इनकरेज शेयरिंग ऑफ रिसर्च एंड डेटा अमंग मेंबर कंट्रीज। ये काफी जेनरिक टाइप का स्टेटमेंट है, सही होने के चांसेस है। तो अगर मैं स्टेटमेंट 2 को गलत मानता हूं तो यहां पर 2 है, ये कट जाएगा, यहां पर 2 नहीं है, ये हो सकता है, यहां पे 2 है, ये कट जाएगा, और यहां पे 2 है, ये भी कट जाएगा, सारे कट गए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एंड दिस इज योर राइट आंसर। ये आप सही आंसर तक पहुंच गए बिना किसी नॉलेज के साथ। बस आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो रिस्क है, क्या हर बार ऐसा होगा, क्या हर बार चीजें हमारे फेवर में वर्क करेंगी? जरूरी नहीं है, लेकिन यही कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना है। अगर आपके एग्जाम में 25 सवाल आ रहे हैं, 25 में से मान लो आपने नॉलेज से 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बचे हुए 10 के 10 क्वेश्चन में, या 10 में मैक्सिमम मान लो 9 क्वेश्चन में एलिमिनेशन का कोई ना कोई ट्रिक लग रहा था, अगर आप सभी में ट्रिक लगाओगे तो आप नेट पॉजिटिव में रहोगे। इस चीज के लिए आप विश्वास करो कि आप नेट पॉजिटिव में रहोगे। बस अच्छी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, मॉक टेस्ट पे जब भी जाओगे इन ट्रिक्स को अप्लाई करो, आप देखना हमेशा आपको एक पॉजिटिव गेन देखने के लिए मिलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और डेमोन्स्ट्रेशन मैं देता हूं, बोलो क्या बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बोल रहा है। जीआईबी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बोल रहा है। इट हैज बीन क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय आईयूसीएन। क्या पता, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मुझे मान लेता हूं 2 मिनट के लिए, मैं नहीं जानता, वैसे मैं जानता हूं बट मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं आपकी तरह सोच रहा हूं कि मुझे नहीं पता, ठीक है। पहला स्टेटमेंट में ज्यादा क्लू हमें नहीं मिला। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बोल क्या रहा है, इट्स नेचुरल हैबिटेट इंक्लूड्स ग्रासलैंड्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। अच्छा, तीनों कनेक्टेड स्टेट्स हैं, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता, अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, द बर्ड इज इंक्लूडेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब यहां पे देखो 2 नंबर्स आपको मिलेंगे, एक शेड्यूल नंबर 2, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब ये इसके साथ जल्दी नहीं खेलेगा, क्योंकि उसे पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक फेमस एक्ट है, 1972 में होगा, ये आपको जानने की संभावना है, तो ये इसके साथ नहीं खेलेगा। मान लो खेल भी रहा होगा तो यहाँ पर आपको 2 नंबर दिखेंगे, हो सकता है दोनों गलत किया हो, दोनों में से कोई एक भी गलत करेगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नंबर है, शेड्यूल 2 की जगह हो सकता है 3 हो सकता है 1 हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत आप एज्यूम करोगे। जैसे इसे आप गलत करते हो तो यहां देखो 1 and 2 ओनली, ये हो सकता है 2 and 3 ये हटा दो, 1 and 3 हटा दो, 1 2 3 हटा दो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, और यही इसका राइट आंसर एक्चुअल में भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो गया, आप करेक्ट आंसर तक पहुंच गए। बस ट्रिक का आपने इस्तेमाल किया है, आपने कोई नॉलेज का यहां पर इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। इसे जाना और पीवाईक्यूज में अप्लाई करना। आप पीवाईक्यूज में, मॉक टेस्ट में, टेक्स्ट बुक पे अगर जाकर के टेक्स्ट बुक में कोई भी अगला मॉक सेक्शनल जो भी आप देते हो उसमें ट्रिक्स का इस्तेमाल करना। आप देखना जितने आपके मार्क्स आते थे पहले, उससे कहीं ज्यादा नंबर लेकर के आओगे। अब मैं अगले ट्रिक पे जाता हूं। अगला ट्रिक क्या है भाई, पीईके यानी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज का आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। अब आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में तो आपने बोला था कि जीरो नॉलेज, मैंने ये नहीं बोला था जीरो नॉलेज। हमेशा देखो नॉलेज सुप्रीम है। नंबर 1 पे आपको अगर कोई नॉलेज आता है
उसका इस्तेमाल करो। नंबर 2 पे आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, कॉमन सेंस और लॉजिक का। और नंबर 3 पे बाकी के ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपका नॉलेज एग्जॉस्ट हो गया है तो फिर भी प्री एग्जिस्टिंग आपको कुछ तो नॉलेज रहेगा, आपने अभी तक बहुत पढ़ाई की है, बचपन से लेकर आज तक बहुत चीजें जानते हो, उसका इस्तेमाल करो, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। देखो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन लगाना मैं भूल गया, ये मोस्ट लाइकली स्टेनो से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, स्टेनो 25 से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। इंस्पायर्ड यानी कि दीज आर सिमिलर क्वेश्चंस, नॉट एक्चुअल क्वेश्चंस, ठीक। चलो, विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड इज जनरली एसोसिएटेड विथ ही रैपिडली एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन पिरामिड ऐसा जहां पर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा। अब मैं मानकर चलता हूं कि आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में वो कैसा होता है, लेकिन यहां पर आप 2 ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे दोस्तों। एक ट्रिक जो हमने पहली वीडियोस में सीख रखी थी वो क्या था, वहां पे हमने सीखा था कि सिमिलर बट अपोजिंग ऑप्शंस में से ही आपको सही आंसर मिलेगा। तो यहां देखो क्या बोल रहा है, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप बोल रहा है और यहां पर ट्रायंगुलर शेप बोल रहा है, यानी दोनों सिमिलर बट अपोजिंग ऑप्शंस हैं, तो बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है, ए और सी में से ही आंसर होगा, ठीक है। ये क्यों होगा, ये जब आप प्रीवियस वीडियोस को हमारी ट्रिक्स की प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्यों होगा। अब ए और सी में से अगर मैं आंसर को ढूंढना चाहता हूं तो मैं ठंडे दिमाग से सोचूंगा, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप का मतलब क्या होता है, मैं ड्रॉ कर लूंगा। मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं एक बेवकूफ बच्चा हूं, लेकिन कम से कम ट्रायंगल कैसा दिखता है वो तो मैं जानता हूं। तो इन्वर्टेड ट्रायंगल का शेप कुछ इस तरह का होगा और दूसरा क्या बोल रहा है, ट्रायंगुलर शेप होगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगुलर शेप। अब आप ये बोलोगे कि सर ये इन्वर्टेड ट्रायंगुलर कैसे है, ये भी तो ट्रायंगुलर ही है। तो अगर मूर्खों वाली बात करनी है तो मेरे यहां पर मत रहो, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग करो। इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप कुछ इस तरह का होगा। अब क्या बोल रहा है, रैपिडली एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, यानी अगर मान लो कि यहां पर एज या यहां पर ईयर होगा, एज होगा, कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता, मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको नहीं पता पिरामिड कैसे ड्रॉ करते हैं, कि कौन सा किस एक्सिस पे क्या होता है। फिर भी अगर रैपिडली एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है तो क्या मतलब है कि अगर ऊपर के एजेस में कम लोग होंगे, नीचे के एजेस में ज्यादा लोग होंगे। मान लो, मैं मान लेता हूं कि यहां पर एज की बात हो रही है, ठीक है, एज की बात हो रही है, मान के चलो, ठीक है। अभी मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। तो यहां पर मान लो बच्चे होंगे, यहां पर कहीं पे टीनेजर्स होंगे, यहां पर अडल्ट्स होंगे और ऊपर में सबसे जाकर बूढ़े होंगे। तो अगर मैं इस पिरामिड में एज्यूम करूं तो बच्चों की पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आगे चल के पॉपुलेशन देश का बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि यही बच्चे कल को अडल्ट्स बनेंगे, बूढ़े बनेंगे, तो देश का पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। जबकि यहां पे मैं इस चीज को फिट करता हूं तो अगर बच्चों की पॉपुलेशन बहुत कम है तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, क्योंकि अब बूढ़ों की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आगे देश का पॉपुलेशन बढ़ने नहीं वाला, घटने वाला, पॉपुलेशन जो है क्रैश करने वाला है। चलो, अगर मैं दूसरा एजम्पशन लेता हूं, मान लो यही पिरामिड है, मैं एज्यूम करता हूं कि यहां पर बच्चों की एज नहीं लिखी हुई है, यहां पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तब भी सेम चीज लागू होती है, ठीक है। कि मान लो यहां पर लिखा हुआ है कि सन 2000 में किसने जन्म लिया, यहां 2005 में किसने जन्म लिया, तो ऐसे करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो। यहां पर आपने थोड़ा नॉलेज बेस, थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा प्रीवियस ट्रिक्स को अप्लाई किया। एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, ये क्वेश्चन से ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। यहां पर आपको प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहां पर भी मैं क्वेश्चन, अच्छा अब ये किस एग्जाम में आया था मुझे ध्यान नहीं है, बट आप समझ लो कि ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बस मेरी बात मानो, मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है। मतलब आए हुए सवाल से इंस्पायर्ड, ठीक है, इंस्पायर्ड, समझने वाले समझदार है वो समझ जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट इतना इतना हु हैज द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इन केसेस इन्वॉल्विंग इंटरस्टेट और कॉमर्स, यानी बोल क्या रहा है, लेजिस्लेट करने का। अब लेजिस्लेट का अगर आपके पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली लॉ मेकिंग। इस वर्ड को तोड़ना है, थोड़ी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, ठीक है। लेजिस्लेट यानी लॉ मेकिंग होती है, आप हिंदी में भी इसको क्वेश्चन को करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अगर कोई केस ऐसा है जिसमें इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स इन्वॉल्व है तो उसमें लॉ मेकिंग या लेजिस्लेशन कौन करेगा। इस देश में लॉ मेकिंग या लेजिस्लेशन का काम किसका होता है। अगर आपने बेसिक पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, मैं मानता हूं आपने एसएससी की भी तैयारी नहीं की, बचपन में तो पॉलिटी सिविक्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ना कि लॉ मेकिंग या लेजिस्लेशन किसका काम है। नेशनल लेवल पे अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट का काम है दोस्तों, ठीक है। इतना बेसिक कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी। या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का स्टेट्स में, पार्लियामेंट किसके ऊपर लॉ बनाता है, तो ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर और कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बनाता है। स्टेट लिस्ट जो है वो स्टेट लिस्ट पे और कंकरेंट लिस्ट पे लॉज बना सकता है। तो लॉ मेकिंग या लेजिस्लेशन का काम इन दोनों का है। तो यहां पर नीति आयोग का
कोई काम नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स में से अब मुझे पिक करना है कि आंसर क्या होने वाला है। अब देखो बहुत लोग क्या बोलेंगे कि सर ऑप्शन में मुझे लेजिस्लेट वर्ड दिख रहा है तो यहां पर लेजिस्लेचर वर्ड है तो दोनों को मैं एसोसिएट करूंगा। मूर्खों की तरह लॉजिक नहीं लगाना। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको नॉलेज का इस्तेमाल करना है, जब नॉलेज खत्म हो जाए तब उन ट्रिक्स के ऊपर जाना। देखो क्या बोल रहा है, केसेस इन्वॉल्विंग इंटर स्टेट ट्रेड या फिर कॉमर्स, यानी एक से अधिक स्टेट के बीच में अगर ट्रेड और कॉमर्स हो रहा है, मान लो यहां पर झारखंड है, मान लो यहां पर वेस्ट बंगाल है, झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर मान लो कोई ट्रेड होगा, ठीक है, इसके ऊपर कोई लॉ बनाना है, कोई रूल बनाना है, तो इसके ऊपर लेजिस्लेशन क्या वेस्ट बंगाल अगर करेगा तो झारखंड इसके बनाए हुए लॉज को क्यों मानेगा, बोलेगा भाई तुम्हारे लेजिस्लेशन में बनाया, मैं क्यों मानूं। उसी तरह अगर झारखंड कोई लॉ बना देता है तो वेस्ट बंगाल बोलेगा मैं क्यों मानूं, तुमने बनाया है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। लेकिन जब इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हो रही है तो जब इंडिया की पार्लियामेंट लॉ बनाकर बोलेगी कि सुनो भाई ये लॉ है, जब भी तुम लोगों के बीच में डिस्प्यूट होगा तो इसको इस तरीके से हल करना, ये लॉ बनाकर हम दे रहे हैं, कौन दे रही, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दे रही है, तब इन दोनों को मानना पड़ जाएगा। क्योंकि इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के बीच में जब बातें आती है तो पार्लियामेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो यहां से आपने थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल किया। तो जब भी आप पढ़ रहे हो हमेशा फोकस जो है फैक्ट्स के ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, हमेशा सिर्फ फैक्ट्स को नहीं याद रखना है, कभी कभी आपको दिमाग समझने के ऊपर भी लगाना है। इसलिए जब आप देखोगे हमारे जीके जीनियस बैच के जो पॉलिटिकल लेक्चर्स हैं, मैंने उसको बहुत ढंग से डीप में जाकर चीजों को एक्सप्लेन किया, अलग अलग मैं एग्जांपल्स लेता जाता हूं वहां पर, ताकि चीजें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चीजें समझ आनी चाहिए ताकि आप उसको अप्लाई कर सको। हर बार फैक्ट से क्वेश्चन नहीं पहुंचेगा। अगला ट्रिक देखो, अगला ट्रिक क्या बोल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। गवर्नमेंट बज़ वर्ड्स पे आपको ध्यान है। बज़ वर्ड्स मतलब क्या, इसको मैं जुमले बोलता हूं, जुमले। सरकार के कुछ जुमले हैं जो आपके ऊपर फेंक के मारे जाते हैं जब भी वो कोई स्कीम, कोई नई तरीके की प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं तो वो इसी तरीके के वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे संस्कृत के जैसे साउंड करने वाले वर्ड है, संस्कृत और इंग्लिश को मिलाकर बनाया गया, या फिर वन नेशन वन समथिंग, इस तरीके से वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया, या फिर वन इलेक्शन हो गया, वन के आगे कुछ भी लगा दिया जाएगा, इस तरीके से स्कीम का नाम रखा जाएगा। विकसित भारत 2047 हो गया, अमृत काल, अमृत महोत्सव, कर्तव्य काल, सबका साथ सबका विकास, अमृत पीढ़ी, अमृत काल, अमृत भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इस तरीके का नाम, स्मार्ट सिटीज, भारत नेट, पंचामृत, अमृत धरोहर। तो यहां पर ये जो मैंने लिस्ट दिया है ना, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस लिस्ट के इस सारे वर्ड्स को याद रखना है। दूसरी बात, इसमें जितने भी लिस्ट के टर्म्स हैं, अगर आप किसी टर्म के बारे में नहीं जानते हो, अभी जाओ चैट जीपीटी या जेमिनाई से जाकर के बोलो कि मुझे 4 लाइन में समझा दो भाई कि इसका मतलब क्या है गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे मिशन लाइफ अगर आपको नहीं पता, आप तुरंत जाकर बोलो मुझे मिशन लाइफ समझा दो। ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट इनसे बन जाएंगे। अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। चलो ये देखो, क्वेश्चन देख लो, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, ठीक है, ग्रेजुएट, अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, 25 लिखा हुआ है लेकिन इसका एग्जाम 26 में हुआ है, ठीक है, तो बहुत रीसेंट का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, What major initiative related to pollution was announced by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change on the occasion of World Environment Day 2025? अब मैं मान लेता हूँ मुझे नहीं पता, मैंने इतना करंट अफेयर नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने एक ट्रिक ध्यान में रखा कि भाई बज़ वर्ड्स को देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, नेशन वाइड बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, दो यार बहुत ज्यादा मतलब क्या है, बोरिंग नाम है। एलिमिनेशन ऑफ ऑल नॉन अटेनमेंट सिटीज, क्या बोल रहा है पता नहीं। शट डाउन ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, ये तो एक्सट्रीम टाइप की भी बात कर रहा है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट अगर हम बंद ही कर देंगे तो हमारे एनर्जी नीड्स का मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो यहां से निकल करके आता है, तो ये प्रॉब्लमैटिक भी हो जाएगा। लेकिन चलो यहां पर मैंने क्या देखा, लॉन्च ऑफ द कैंपेन वन नेशन वन मिशन, जैसे आपने देखा उसके आगे कुछ भी लगा हुआ है उसको भी मिला लो कि अच्छा प्लास्टिक पोल्यूशन की बात कर रहा है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, इन्वायरमेंट डे का बात है, वन नेशन वन मिशन भी है। तो अगर ये सारे मैं जुमले को एक साथ मिलाता हूं, साथ में इसको वर्ड एसोसिएशन भी देखता हूं क्वेश्चन के साथ में, तो मुझे लगता है कि ये आंसर हो सकता है, और भाई यही आपका आंसर भी है। तो 5th का आंसर डी हो जाएगा, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलो एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं। देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स आउटलाइंस इंडियाज कमिटमेंट टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय द ईयर 2070। 2070 में नेट जीरो कार्बन एमिशन हम रीच करना चाहते हैं, तो हम कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे। यहां देखो क्या बोल रहा है, इसमें इनिशिएटिव्स के अलग अलग नाम हैं, आप देखो इसमें बज़ वर्ड्स को आप कैच करो कि कहां कहां पे मुझे बज़ वर्ड्स मिल रहे हैं। क्या बोल रहा है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, मे बी, नेशनल सोलर मिशन, मे बी हो भी सकता है, पंचामृत, ठीक है, पंचामृत बोल रहा है, और ग्रीन इंडिया मिशन, ऐसा बात कर रहा है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे वो वाला ट्रिक लगाएंगे कि सर मिशन मिशन मिशन, इसमें मिशन नहीं है तो इसको हटा देते हैं, बिल्कुल, लेकिन अब इसी में आपको जजमेंट लेना होगा कि इसीलिए मैं बोलता हूं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर वाले क्वेश्चन में
इन ट्रिक्स को पहले लगाओगे, जो मैं बता रहा हूं ना आपको अभी, बज़वर्ड्स वाले ट्रिक को आप पहले लगाना। और यहां पर देखो क्या बोल रहा है, नेट जीरो कार्बन एमिशंस की बात कर रहा है, पंचामृत इज अ कीवर्ड जो मैंने आपको पहले बताया है, तो ये होने के ज्यादा चांसेस है और यही इसका आंसर भी होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, ना कि मिशन के साथ जो आप खेल रहे थे। आपने अच्छा सोचा, यहां पर भी नेशनल है, यहां पर भी नेशनल है, लेकिन जब भी आप गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन देखोगे तो इन कीवर्ड्स वाले, बज़वर्ड्स वाले ट्रिक को पहले अप्लाई करने का ट्राई करना। ठीक, चलो अब ये जो रिस्क है, यहाँ पर एक रिस्की ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। ट्रिक क्या है, नंबर के साथ खेलना है, या मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि ये जो है इसमें ज़्यादा रिस्क है। अब आप बोलोगे सर जितने भी ट्रिक आप बता रहे हो रिस्क तो सब में है, बिल्कुल सब में रिस्क है, लेकिन इसमें उनसे भी ज़्यादा रिस्क है, इसीलिए इसे स्पैरिंगली यूज़ कीजिएगा। यानी इन ट्रिक्स को, ये वाला जो ट्रिक मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये कब यूज़ करना है, या तो अटेम्प्ट बहुत ही ज़्यादा लो रह गए, मान लो 25 सवाल में से आप 5-6 ही अटेम्प्ट कर पाए हो, तो इतने में तो आपका काम बनने नहीं वाला, आप समझ जाओ कि फिर इसको लगा लो, क्योंकि ऐसे भी आर या पार की बात होने वाली है। या फिर अगर मान लो 25 क्वेश्चन है और आपने 22 अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो फिर लास्ट के 4 क्वेश्चन भी क्यों छोड़ने हैं? अगर 4 में मान लो 2 क्वेश्चन में ये वाला ट्रिक लग रहा है जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं करेगा अगर ये दोनों ही गलत हो जाता है तो। ठीक है, तो ये थोड़ा रिस्की ट्रिक है लेकिन काम कर जाता है। ठीक है, हमेशा इसे यूज तब कीजिएगा जब आप नंबर्स के बीच में बड़ा गैप देखोगे। ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल से डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, बोल क्या रहा है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कब फाउंड हुआ था, किस ईयर में? अब बहुत सारे लोगों को ये याद भी रहेगा, क्रिकेट फैंस को याद रहेगा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस पे क्या करना है, देखो ईयर्स जब भी पूछे जाए ना, इसमें ये ट्रिक हमेशा काम करता है। सबसे पहले गैप देखो, क्या गैप सबके बीच में अच्छा खासा है? जी हाँ, बहुत अच्छा खासा गैप है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, जो सबसे छोटा नंबर है उसे हटा दो, तो ये सबसे छोटा है, और जो सबसे बड़ा नंबर है उसे भी हटा दो, ये सबसे बड़ा है। अब 2 नंबर्स आपके सामने बच जाते हैं, इन दोनों में से जिसके साथ जाना चाहो जा सकते हो। 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही हो जाएगा, और इसका जो आंसर है, ये आंसर जो है ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला इसमें रिस्क है, नंबर्स के बीच में गैप मिलाना है, पहले बड़ा है। मान लो ऐसा ऑप्शन रहता कि 1928, 1927, 1929 एंड 1930, तब के केस में जरूरी नहीं है कि ये काम करेगा। ठीक है, यहां पर भी काम करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप मेरी बात को समझो कि जब गैप छोटा है तब इसे मत ही लगाना, जब गैप थोड़ा बड़ा है तब इसको आप अप्लाई कर सकते हो। ईयर्स वाले में लग जाएगा और इस तरीके के सवाल में लग जाएगा। भाई इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या ही नाम दूं। क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी गमास, या ग्राम बोल लो, जो भी बोल लो, विलेजेस एग्जिस्ट इन द किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग बिंबिसार, यानी बिंबिसार के समय में कितने गांव थे मगध के किंगडम में? क्या ये चीज आपको याद रहेगी? क्या आपने पढ़ा होगा? हाईली लाइकली है कि आपने या तो कभी देखा ही नहीं होगा, कभी सुना ही नहीं होगा, या सुनोगे भी तो ये सब नंबर्स याद नहीं रहते। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल्स है जहां पर आप इस ट्रिक को लगा सकते हो। अब इसमें क्या करोगे, सबसे बड़े वाले को हटा दो, हट गया, सबसे छोटे वाले को हटा दो, हट गया। अब इन दोनों के बीच में आपको लगाना है, गैप भी लंबा था इसलिए हम इसे अप्लाई कर रहे हैं, और 8 का आंसर जो है वो सी हो जाने वाला है। सी इज द राइट आंसर। तो अब दोनों के बीच में किसी को भी पिक करोगे तो 50% चांस है कि आपका आंसर सही आएगा, जबकि स्टार्टिंग में आप 25% से चले थे। अगर आप रैंडम गेस मारते तो 25%, जब आप ट्रिक के साथ मार रहे तो 50% है। फिर भी ये ट्रिक रिस्की है, स्पैरिंगली लगाएंगे इसको, हमेशा इसको अब्यूज नहीं कीजिएगा, ओवर यूज नहीं कीजिएगा। पहले नंबर 1 पे आपको नॉलेज लगाना है, नंबर 2 पे आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, नंबर 3 पे अदर ट्रिक्स का इस्तेमाल आप करेंगे। और जब कुछ नहीं लग रहा है तो ये वाले ट्रिक को आप, नंबर वाले ट्रिक को लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ नहीं लग रहा है तो प्लीज वैसे क्वेश्चंस को आप छोड़ देंगे, ईगो पे नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसकी पूरी अब हम आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे। मैं क्या करूंगा कि प्रॉपर सेट उठा लूंगा 25 क्वेश्चन के, और उसमें हम अप्लाई करके देखेंगे। या तो मैं वो कर सकता हूं नंबर 1 पे, या फिर नंबर 2 पे मैं ये कर सकता हूं कि इंग्लिश की ट्रिक्स मैं आपको दूं कि इंग्लिश में कैसे लगाना है एलिमिनेशन ट्रिक्स। देखो ट्रिक जितना सिखाना था मैंने सिखा दिया, अब बात सिर्फ प्रैक्टिस की रह जाती है। तो या तो आप खुद से प्रैक्टिस कर लो टेस्ट में जाकर के, प्रीवियस ईयर में जाकर के, या तो फिर मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठा कर करवाऊंगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, पहले मैंने टेस्ट सीरीज पेड रखा था लेकिन वहां पे चीजें नहीं वर्कआउट करी। तो आप मुझे बताओ कमेंट में कि क्या 25 क्वेश्चन के सेट उठाकर हम वहां से स्टार्ट करें, या फिर पहले इंग्लिश में मैं आपको लगा कर दिखाऊं कि इंग्लिश में भी ये ट्रिक्स कैसे लग सकती हैं। ठीक है, बाकी अच्छा हाँ, अभी तो एक ट्रिक बचा हुआ है। ठीक है, इस ट्रिक को भी देख लो। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, बस इस ट्रिक को ध्यान में रखना। इसमें क्या बोल रहा है कि ऑल ऑफ दीज जो है, किसी भी ऑप्शन में, मान लो ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें दिख रहा है कुछ स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली, इसमें दिख रहा है 2 and 3 ओनली, इसमें दिख रहा है 3 and 4 ओनली। ठीक है, और इसमें बोल रहा है ऑल ऑफ दी अबव।
तो अगर आपका इंट्यूशन आप कैसे भी गेस करके कैसे भी करके जब ऑल ऑफ दीज की तरफ जा रहे हो तो इसके सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जबकि अगर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों कुछ भी ऑप्शन हो, एक ऑप्शन अगर नन ऑफ दी अबव का मिल रहा है तो इसे ध्यान से टिक कीजिएगा, इसे 10 बार सोच लीजिएगा कि क्या सच में नन ऑफ दी अबव है, क्योंकि नन ऑफ दी अबव होना बहुत रेयर होता है, इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। यानी कि हम रैंडम गेस करेंगे तो 25% का चांस होता है ना, नन ऑफ दिस का जो चांस है वो 25% से भी 2-3% नीचे का होता है, ठीक है। 22 से 23% का चांस होता है कि नन ऑफ दिस विल बी योर राइट आंसर। और जहां ऑल ऑफ दिस की बात है तो इसका चांसेस अबव 25% का होता है अगर आप रैंडम गेस भी लगा रहे हो तो, ठीक है। इसका मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे वहीं पे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। बाकी जीके जीनियस बैच अगर आप लेना चाहते हो, जीके का कवरेज करवाए अप्रोक्सीमेटली 120 आवर्स में, एग्जाम रिलेवेंट पॉइंट्स ओनली वहां पर आपको मिलेंगे। हमने वहां पर पीएचडी नहीं करी है, हमारा मकसद है कि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम सिलेबस को कवर करो जो एग्जाम में आने वाला है। हम वहां कंप्लीट चीजें नहीं पढ़ते हैं कि लूसेंट उठाकर पूरा पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी उठाकर पूरा पढ़ाऊंगा, बहुत डीप में जाऊंगा, वो सब वहां पर नहीं है। वहां पर वो चीज है कि मिनिमम टाइम इन्वेस्ट करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जाए। तो अगर आपके पास टाइम कम है आप उस बैच को कंसिडर कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, जिसे आप 2x 3x किसी भी स्पीड पर बढ़ाकर देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम का बैच है, यानी कि चीज़ें इंग्लिश में लिखूंगी, मैं बोल हिंदी में रहूंगा, इसलिए डेमो वगैरह देखकर ही बाय कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 8987921161। इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस बैच के बारे में और डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी नीचे एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक है, वहाँ पे जाइए, डेमो वीडियोज़ देखिए, पसंद आए तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं।